वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज जो हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो हैं बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है। इससे कुछ क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं और उसको देखेंगे, उनको लगाएंगे। और जो बच्चे भी इसमें हमारे साथ इसको प्रैक्टिस कर रहे हों वो ज़रूर देखें कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को लगाएं। और क्वेश्चंस का हम ऑप्शंस, पूरे ऑप्शंस को और क्वेश्चंस को, दोनों चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है। दूसरी चीज़ ये है कि आप ये ज़रूर ध्यान रखें किस क्वेश्चन में नोट दिया है, किस क्वेश्चन में डायरेक्टली क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो ज़्यादातर जो हम गलती करते हैं वो यही गलती करते हैं कि नोट नहीं पढ़ते हम किसी भी क्वेश्चन में, हम सीधे सीधे लगा देते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो आप सीधे उसमें देखेंगे, इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको देखने के लिए, सुनने के लिए मिलता है वो जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आप सुनते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, एक शब्द बहुत ही ज़्यादा है। तो आप सीधे इसको लगा देंगे। या डीएनए पॉलीमरेज काफ़ी फेमस है, सुनते रहते हैं, इसको लगा देंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप नोट का स्पेशल ध्यान रखें कि नोट किस में पूछा है, किस में नहीं पूछा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और वो पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर आर डीएनए टेक्नोलॉजी। आर डीएनए टेक्नोलॉजी में आर डीएनए की भी कभी भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इसको भी ध्यान रखना। आर का मतलब है यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट मतलब होता है इसमें, तो इसको भी ध्यान रखना। तो आर डीएनए में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम किस एंजाइम की ज़रूरत नहीं होती, ये पूछ रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ऊपर के जो तीन हैं इनकी ज़रूरत पड़ती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की ज़्यादा मतलब ज़रूरत इसमें नहीं रहती रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट है, दूसरा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लोनिंग वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के जब एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें क्लोनिंग वेक्टर कौन सा नहीं है इसमें से? ट्रांसपोजोन्स, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज या फिर प्रोटोजोन। तो प्रोटोजोन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन है जीन ट्रांसफर थ्रू वेक्टर कैन बी डन बाय। यही पूछा गया किसके द्वारा, किसके थ्रू किया जा सकता है, ये पूछा गया। तो इसमें जैसे कि प्लाज्मिड्स हैं, क्या जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स ये प्लाज्मिड ही हैं जो जीन ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मिड इसमें ऑप्शन पहला ही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों इसमें नहीं होते, जीन ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल नहीं होते, इनका वर्क अलग अलग होगा सबका। फोर्थ है एन एनिमल कंटेनिंग ए फॉरेन जीन। एक फॉरेन जीन रखे हुए है कोई एनिमल, एक एनिमल है उसके पास एक फॉरेन जीन है, उस फॉरेन जीन के साथ में उस एनिमल को क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे, उसको प्लाज्मिड कहेंगे या ट्रांसजेनिक कहेंगे या सैरोगेट मदर कहेंगे या फिर प्रोब कहेंगे? तो उसको कहेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल। और वो प्लांट होता तो उसको ट्रांसजेनिक प्लांट कह देते, सीधी बात। नेक्स्ट है, फिफ्थ क्वेश्चन है द रोल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज। यानी रेस्ट्रिक्शन, यानी फिफ्थ क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ और यहाँ पर पूछा गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का रोल पूछा गया कि क्या उसका रोल रहता है। तो इसका रोल क्या है? जैसे कि कट डीएनए फ्रेगमेंट्स एट स्पेसिफिक साइट्स। क्या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का ये वर्क है कि वो डीएनए को कट कर दे? बिल्कुल यही फंक्शन होता है। फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा, बाकी हम नीचे ना भी पढ़ें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा है जॉइन डीएनए फ्रेगमेंट्स, ये डीएनए लाइगेज का वर्क होता है टू इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू प्लाज्मिड। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का फंक्शन नहीं है ये। नन ऑफ दिस, उसमें फोर्थ ऑप्शन को पढ़ना ही नहीं है हमको। तो फर्स्ट ऑप्शन है टू कट डीएनए फ्रेगमेंट्स एट स्पेसिफिक साइट्स। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं ये बायोलॉजिकल सीजर्स भी कहलाते हैं। ध्यान रहे ये बात, बायोलॉजिकल सीजर्स भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, क्योंकि समय लग जाता है ज़्यादा और ज़्यादा समय कोई चाहता नहीं, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को चाहते हैं। तो देखते हैं द फंक्शन ऑफ डीएनए। अभी ऊपर ही बता रहा था मैं डीएनए लाइगेज का फंक्शन क्या होता है। तो डीएनए लाइगेज का फंक्शन होता है जोड़ना, सील करना, टू सील द डीएनए फ्रेगमेंट्स। बाकी इसमें कोई सा करना ही नहीं। ब्रेक करना तो इसके लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लगेंगे और इसमें इंट्रोडक्शन करना तो अलग एंजाइम आएगा। प्रोड्यूस करना है डिजायर्ड प्रोटीन तो उसके लिए अलग फंक्शन रहेगा। तो हमारा ऑप्शन इसमें हो जाएगा सेकेंड वाला। नेक्स्ट है, सेवन्थ क्वेश्चन पूछा गया। सेवन्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सेवन्थ क्वेश्चन में हमारे पास है आइडेंटिफाई द प्लाज्मिड। ये पूछ रहे हैं प्लाज्मिड कौन सा है इनमें से। EcoR1 है, ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। PBR322 ये एक प्लाज्मिड होता है। दूसरा है A1 A फर्स्ट U फर्स्ट, ये भी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है।
हिंड थर्ड, ये भी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ठीक है, तो ये तीनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और बीच वाला ये PBr 322। तो ये है हमारा प्लाज्मिड। ओके, तो उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद है ये वीडियो भी पसंद आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास है 8th क्वेश्चन। और 8th क्वेश्चन में हमारे पास ये क्या पूछ रहे हैं। 8th क्वेश्चन में हमारे पास है कि फर्स्ट हार्मोन, जो पहला हार्मोन है वो कौन सा है जो प्रिपेयर्ड किया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, वो इंसुलिन था। ठीक है, सबसे पहले इसको इन्यूलिन के नाम से बनाया जाता था, और एक कंपनी है इली नाम की कंपनी है, आप NCERT में जब जाएंगे तो वहाँ कंपनी का नाम भी दिया गया है, तो उसको भी देखें। ये अमेरिकन कंपनी है, ये भी पूछ लिया जा सकता है कि ये इली जो कंपनी है जो इंसुलिन बनाती है, अब ये हिम्यूलिन के नाम से बनाया जाता है जो इंसुलिन है। ठीक है, हिम्यूलिन, तो ध्यान रहे ये बात। तो फर्स्ट हार्मोन कौन है, इंसुलिन है, जो इंजीनियरिंग के थ्रू बनाया गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन है हमारे पास। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9th क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा कि restriction endonuclease are most widely used in recombinant DNA technology they are obtained from, यानी कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो इस्तेमाल किए जाते हैं इसमें RDT में, यानी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में, वो कहाँ से लाए जाते हैं, कहाँ से निकाले जाते हैं जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं। क्या वो बैक्टीरियोफेज से निकाले जाते हैं, क्या वो बैक्टीरियल सेल से निकाले जाते हैं, या प्लाज्मिड से, या ऑल प्रोकैरियोटिक सेल से। तो वो निकाले जाते हैं बैक्टीरियल सेल से। ध्यान रहे ये बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। उम्मीद है ये बात 9 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। हम फिर से शुरू करते हैं अपने, और हमारे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे पास ये 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इनमें से क्या है, सिंथेसाइज डीएनए को सिंथेसाइज करते हैं, कट द डीएनए मॉलिक्यूल रैंडमली, क्या वो रैंडमली कहीं से भी काट देते हैं डीएनए को, या थर्ड ऑप्शन दिया गया है, थर्ड ऑप्शन है कट द डीएनए मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक साइट, क्या वो डीएनए मॉलिक्यूल को एक स्पेसिफिक साइट पर काटते हैं। बिल्कुल यही ऑप्शन होना चाहिए इसका, यही आंसर भी है इसका सही। या एक फोर्थ ऑप्शन और इसको पढ़ के देखते हैं क्या है, रेस्ट्रिक्ट द सिंथेसिस ऑफ डीएनए इनसाइड न्यूक्लियस। नहीं, इसका 10th का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला, यानी ये क्या करते हैं, कट करते हैं डीएनए को एक पर्टिकुलर साइट पर। नेक्स्ट है प्लाज्मिड्स आर, प्लाज्मिड्स क्या हैं, cDNA है, या आपका जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, या सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है बैक्टीरिया का। तो यही ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, या वो वायरल आरएनए, ये गलत है। थर्ड ऑप्शन है। देखिए मैं चारों का ऑप्शन क्यों पढ़ता हूँ, क्योंकि ये आदत होनी चाहिए कि हमें चारों ऑप्शन पढ़ने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम पहला ही ऑप्शन देखा, हमने इसको टिक लगा दिया क्योंकि यही सही हो सकता है, 2 ऑप्शन ठीक हो सकता है, 3 भी ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। क्वेश्चन आगे जाकर क्या कह रहा है इसको भी देखना चाहिए हमको। चारों क्वेश्चन अगर 4 ऑप्शन है तो चारों के चारों हमको पढ़ने ही चाहिए। ये सही तरीका तो यही है, बाकी सब करते अपनी मनमर्जी की, आप जानते हैं सभी। नेक्स्ट है one of the key factor which makes the plasmid the vector in genetic engineering is that, यानी हमें वो फैक्टर बताने हैं जो प्लाज्मिड को वेक्टर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या है, क्या ऐसा प्लाज्मिड में खास बातें हैं, की फैक्टर्स बताने हैं। तो पहला ऑप्शन दिया इसमें, इट इज़ रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। नंबर दूसरा इसमें ऑप्शन दिया गया है, नंबर दूसरा ऑप्शन है इट इज़ रेजिस्टेंट टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तीसरा ऑप्शन है इट्स एबिलिटी टू कैरी फॉरेन जीन। देखिए किसी भी हम वेक्टर का इस्तेमाल तभी करेंगे जब उसमें फॉरेन जीन को ले जाने की एबिलिटी होगी। बिल्कुल सही है ये, थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है कि हम प्लाज्मिड्स को वेक्टर की तरह क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका की फैक्टर क्या है, क्योंकि उसमें फॉरेन जीन को ले जाने की, कैरी करने की एबिलिटी होती है। फोर्थ ऑप्शन भी इसमें दिया गया, इसको भी देखें, इट्स एबिलिटी टू कॉज इन्फेक्शन नहीं, ये थर्ड ऑप्शन ही इसका ठीक रहेगा। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। चलिए 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए बेस्ट जेनेटिक वेक्टर इन प्लांट। यानी जेनेटिक वेक्टर बताना है हमें प्लांट में, कि प्लांट में जेनेटिक वेक्टर कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी बेस्ट। तो इसको याद रखिएगा कि बैसिलस थुरिंजेंसिस है, या फिर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस है, या फिर थर्ड ऑप्शन है इसमें, और वो है
सीडोमोनास पिटी पिटीडा है, या ऑल ऑफ दीज हैं। तो 13 वाले क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा दूसरा वाला एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस। ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वेक्टर है, जेनेटिक वेक्टर है, किसके लिए? प्लांट्स के लिए। ठीक है, 14th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ऑप्शन ऊपर दिए गए। द ट्यूमर इंड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस इज लोकेटेड इन लार्ज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड कॉल्ड, यानी उसको क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया जा रहा है कि RI प्लाज्मिड होता है उसमें, या फिर लैम्डा फेज होता है, या फिर PBR 322 होता है, या फिर TI प्लाज्मिड होता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा इसका डी वाला, और वो है 4th ऑप्शन TI प्लाज्मिड। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन है, थोड़ा ब्लर हो गया है ये, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने में आ जाएगा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA वॉज डन बाय यूजिंग द नेटिव प्लाज्मिड ऑफ, यानी हमें बताना है कि सबसे पहला जो पहला फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया गया उसके लिए जो वेक्टर इस्तेमाल किया गया, प्लाज्मिड इस्तेमाल किया गया, वो किसका था। तो इसमें ऑप्शन दिए गए ई कोलाई का था, या साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का था, या फिर बैसिलस थुरेंजेंसिस का था, या फिर 4th ऑप्शन है ईस्ट का था। तो वो था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। तो ये बी ऑप्शन उसका हो जाएगा। बहुत ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, देख लेना भैया, इसको ज़रूर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 16th क्वेश्चन है, द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद, यानी कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो होते हैं वो वेक्टर में जुड़े रहते हैं, वेक्टर में लिंक रहते हैं, वो किसकी वजह से हो पाता है, वो है हमारा 16th आंसर है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़, कोई भी हमें जोड़ना है, जीन जोड़ने, देखिए जीन जहाँ जोड़ने की बात आ जाए तो आप एक ऑप्शन लगाइए, और वो है DNA लाइगेज। और उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ यूज्ड फॉर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये हमको बताना है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ, मैं देख लेता हूँ क्या मैंने शुरू कर रखा नहीं कर रखा, चल रहा, पता चलिए कि मैं इसको करता ही रहूँ। चलिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA बाय जॉइनिंग विद क्लोनिंग, यानी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम DNA का, क्या इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर आइसोलेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर कटिंग के लिए DNA का इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं होता, इन तीनों ऑप्शन में से कोई सा भी नहीं किया जाता जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए। ये होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक सेपरेशन की टेक्निक है, DNA के छोटे से छोटे फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने की एक टेक्निक है, क्या वाला, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो है क्राई 1 एंडोटॉक्सिन्स ऑब्टेन फ्रॉम बैसिलस थुरेंजेंसिस आर इफेक्टिव अगेंस्ट, यानी कि क्राई 1 जो हमने लिया है, जीन आ जाता है हमको, एंडोटॉक्सिन है ये हमें किसके लिए, किसके अगेंस्ट इफेक्टिव रहता है। अगर आपने पढ़ी है, अगर आपने कॉटन का अगर डिस्कस किया है, कॉटन ना इसमें NCERT में दिया गया, अगर कॉटन आपने पढ़ा है तो वहाँ पढ़ाया जाता है आपको क्राई 1। तो क्राई 1 किसके लिए है, बुल वॉर्म के लिए। उम्मीद है ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आएंगे 18 क्वेश्चन आपको। और अगर इसी तरह की वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें बस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।